सिर्फ एक लाइन कहा गया कि जो याचिका है उसे डिसमिस किया जाता है, वो याचिका को खारिज कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जो दया याचिका उनकी पहले भी खारिज हो चुकी है देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की, यानी कि अब उनकी फांसी का रास्ता साफ हो गया है। इसके अलावा इस याचिका में कई और याचिकाएं भी जोड़ दी गई थी, जिनमें राजीव गांधी के जो 3 हत्यारे थे उनका भी मामला था। तो इन सब के लिए अब फांसी का रास्ता साफ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा है कि जो ग्राउंड रखा गया था कि डिले हुआ है, इस वजह से उनके फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए, उसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, खारिज कर दिया है। तो ऐसे में अब ये सीधे सीधे कहा जा सकता है एहतशाम की तमाम रास्ते जो है अब यहां पर बंद हो जाते हैं आज के बाद। हाँ बिल्कुल, ये आखिरी था। इसके बाद हालांकि एक ऑप्शन ये भी है कि अब रिव्यू पिटीशन दाखिल करें, क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करें, लेकिन उनका उतना मायने नहीं रह जाता है, क्योंकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच ने इस पे अपना फैसला सुनाया था, जिसमें भी ये कहा गया था कि डिले अगर होता है, देरी होती है, तो वो ग्राउंड नहीं होगा माफी के लिए। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट ने उस जो 5 जजों के बेंच का फैसला था उसको सही, उसके रोशनी में ये फैसला दिया है और देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की याचिका खारिज कर दी गई। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, फांसी की सजा पाए देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। यानी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। यानी अब उसे फांसी होगी, यानी वो रास्ता जो अब साफ एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। अब एक ऑप्शन और बचती है, लेकिन अभी जो इस वक्त की खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने भुल्लर की फांसी का रास्ता एक तरह से साफ किया है, उसकी याचिका को खारिज कर दिया है। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, दया याचिका पर फैसले में देरी की वजह से आज सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना था, यानी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदला जा सकता है नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। एहतशाम खान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एहतशाम, 476 ऐसे मामले थे, अभी एक सिंगल लाइन का फैसला सुना है, इसके अलावा और क्या जानकारी अभी आप दे पाएंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इस वक्त 17 मामले थे और देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर का मामला ले ले तो कुल मिला के 18 मामले थे, जिस पर इस फैसले का फौरन असर पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा लगभग 476 ऐसे मामले हैं जो अलग अलग कोर्ट्स में, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबित हैं, तो उन पर भी इसका इम्प्लीकेशन होगा कि भविष्य में उनका जब अगर उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो जाती है और उनकी दया याचिका राष्ट्रपति के पास जाता है, तो फिर उन पर भी यही लागू होगा जो आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है इस याचिका को खारिज करते हुए कि अगर दया याचिका पर फैसला लेने में अगर थोड़ा भी उसमें किसी भी तरह का डिले होता है, चाहे कितना भी वक्त लग जाए, तो वो कोई ग्राउंड नहीं होगा इस बात की मांग करने के लिए कि फांसी की सजा को तब्दील कर दी जाए, उम्र कैद में किसी तरह की छूट दी जाए, वो आधार नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना यह फैसला सुनाया है। तो देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर के अलावा जो बाकी 17 यहाँ पर पिटीशन थे सुप्रीम कोर्ट में, उस पर एक तरह से ये रास्ता साफ हो गया है कि उनकी जो ये मांग थी कि उनको किसी तरह की छूट दी जाए। मैं एहतशाम यहां आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त सुनते हैं राशिद अलवी क्या कह रहे हैं, आइए वो सुन लेते हैं। देखिए हम हमेशा अदालत के फैसले की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है पूरा देश कबूल करेगा, और हम कभी भी कानूनी मामलात में किसी तरीके का कोई इंटरवेंशन नहीं करते, कोई मदाखलत नहीं करते, हम उसकी इज्जत करते हैं। दूसरा सवाल है सर, बीजेपी ने कहा है, ऐसा माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को लेकर वो झुकेंगे नहीं, हालांकि कोशिश जरूर। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जो है, सुप्रीम कोर्ट ने भुल्लर की दया याचिका को खारिज कर दिया है और फांसी जो है, अब फांसी का रास्ता एक तरह से साफ होता नजर आ रहा है। एहतशाम खान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एहतशाम, 10 साल पहले फांसी की सजा सुनाई गई थी, यानी 2003 में, और उसमें उस पर अमल अब तक नहीं हुआ था। जो याचिका डाली गई थी भुल्लर की तरफ से, उसमें क्या क्या बातें, क्या क्या पॉइंट्स उठाए गए थे? देखिए, देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो पुनर्विचार याचिका थी, उसके बाद जो भूल सुधार याचिका थी, ये सारी याचिकाएं 2003 में खारिज कर दी गई थी। और उसके बाद से ये मामला उनकी जो दया याचिका है, उसी साल मई में उन्होंने मई 2003 में उन्होंने राष्ट्रपति के पास अपनी दया याचिका दाखिल की थी, और तब से लेकर 2011 तक ये मामला दया याचिका जो उनका है वो लंबित था, उस पर कोई फैसला सरकार ने या राष्ट्रपति ने नहीं लिया था, जिसके
जिसके बाद देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की पत्नी नवनीत कौर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने कहा कि इतने सालों तक कोई फैसला नहीं लिया गया है, लिहाजा वो उनको माफी दी जाए, और वो इतने सालों से तिल तिल कर मर रहे हैं, वो उनका दिमागी इलाज भी चल रहा है, जहनी तौर से वो डिस्टर्ब हो गए हैं, जिसका इलाज भी चल रहा है, तो इन आधार पर उन्हें माफ कर दिया जाए। इतने साल तक वो जेल में बंद रहे हैं और लगातार इंतजार करते रहे कि कब उनका भविष्य क्या होगा, इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। उस आधार पर, मानवता के आधार पर उन्हें माफी दे। मैं यहाँ रोकना चाहूंगा एहतिशाम, इस वक्त बिट्टा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। मैं आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत ही खुश हूं। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा ही, चाहे हाई कोर्ट हो, उनके जजेस ने हमेशा मौत का कफन बांध के अहम फैसले सुनाए हैं, हमेशा। पर हमारी हिंदुस्तान की गंदी राजनीति ने हमेशा इन फैसलों का, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का अपमान किया है। मैं अगली जो मेरी लड़ाई होगी, वो लड़ाई होगी राजीव गांधी की सुरक्षा विड्रावर करने वाले कौन थे जिन्होंने लिट्टों के आगे राजीव गांधी को फेंका। 1993 में ब्लास्ट के एक दिन पहले मेरी सुरक्षा विड्रा करने वाले कौन अधिकारी थे, कौन इंटेलिजेंस एजेंसियों के अधिकारी थे, कौन मेरी कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक लोग थे, उनको फांसी के फंदे तक बचाना, जो भुल्लर से भी बड़े कातिल थे, जो लिट्टे से भी बड़े कातिल थे, जिन्होंने राजीव गांधी की सुरक्षा को हटाया, ये मेरा अगला मकसद होगा। सर, अभी कोर्ट के फैसले से आप संतुष्ट हैं, जिस तरह जो फैसला है? मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी आज के दिन कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसा आएगा। जिस तरीके से शीला डिस्ट्रिक्ट सरकार ने भुल्लर को मेंटल करार दिया, खुल करके मदद की, जिस तरीके से भुल्लर की फाइल को होम मिनिस्ट्री के अंदर, लॉ मिनिस्ट्री के अंदर, दिल्ली सरकार के अंदर 3 किलोमीटर के अंदर 15 साल घुमाते रहे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि भुल्लर की फांसी मिलेगी या नहीं मिलेगी। मुझे ये था कि इसकी फांसी की सजा माफ होगी। आज फांसी का फैसला अहम फैसला है। हम सुप्रीम कोर्ट के आगे सिर झुकाते हैं और साथ ही एक डिमांड करूंगा, जितने भी फांसी के फैसले सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के जजेस ने किए हैं, जितनी देर उनकी जिंदगी है, उनके परिवार की सरकार सुरक्षा का प्रबंध करे। अगर कोई घटना होती है तो उसकी सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसी उसकी जिम्मेदार होगी। बिट्टा साहब, 93 से लेके अब तक की लंबी लड़ाई में आप किसको अपने साथ मानते हैं? पार्टी ने आपका साथ दिया या आपके साथ कौन? मेरे साथ कोई नहीं रहा। मीडिया ने भी मेरा साथ छोड़ दिया इस लड़ाई में। मैं बार बार कहता रहा, और यार मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए। जब मेरे ऊपर 1992 में ब्लास्ट हुआ, 35 लोग मारे गए, 90 जख्मी हुए। 1900 आपको बता दें कि बिट्टा इस वक्त साफ ये कहते हुए कि बेहद खुश हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, हालांकि उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी। माजिद मेमन साहब इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ वकील जुड़ रहे हैं। माजिद मेमन साहब, किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? फांसी अब होगी, ये रास्ता एक तरह से साफ हुआ है, दया याचिका खारिज हो गई है। देखिए, जहां तक कि अब चूंकि हमने इस फैसले को अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन जब उसकी याचिका खारिज की गई है तो 2 मोटी बातें हैं जो लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच हुआ था। नंबर 1 कि 20 साल का विलंब हो चुका है, तो उसको फांसी को सजाए मौत को जो है वो उम्र कैद में तब्दील किया जाए, जो 20 साल उसने गुजार चुके हैं। और दूसरा उसका ये कहना कि मानसिक परिस्थिति उसकी ठीक नहीं है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट ने इस पर इसे भी रिजेक्ट तो किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या उसकी मानसिक परिस्थिति सही नहीं है इसको न मानते हुए ये खारिज किया है, या मानसिक परिस्थिति अगर ठीक नहीं है तब भी फांसी का पात्र है, ये तो फैसला पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आज हमारे देश में ठहरा हुआ कानून है कि जिस व्यक्ति को फांसी दी जाती है, अगर जेन्युइनली उसकी परिस्थिति फिजिकली या मेंटली सही नहीं है तो उसे एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। पर यहां अभी जो सिंगल लाइन फैसला अभी तक आया है माजिद मेमन साहब, उसमें कहा गया है कि आधार नहीं माना गया है फैसले में देरी को। अभी ये क्लैरिटी कम से कम आई है अभी तक?
बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि चलिए हमें, क्योंकि बहुत अरसे से ऐसे सवाल खड़े होते थे कि भाई एक टाइम लिमिट होनी चाहिए, और उच्चतम न्यायालय का ये आदेश जो है इसका इम्पैक्ट और कई पेंडिंग केसेस पे होगा कि जहां पर सिर्फ डिले के कारण से फांसी कैंसिल हो, ये अब नहीं हो सकेगा। और जो पॉलिटिक्स इसको लेकर होती है, कहीं ना कहीं राजनीति जो है इस पर हावी है। ये अभी हम बिट्टा को सुन रहे थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राजनीति की वजह से फाइलें इधर उधर घूमती रहीं, धूल चाटती रही फाइलें, अमल जल्दी होना चाहिए था। 10 साल अगर हम भुल्लर की भी बात करें माजिद मेमन साहब, तो उसमें डिले हुआ है फांसी मिलने में। नहीं, जरूर देखिए, इस फैसले का जो है इसका पूरा अब ध्यान अब ये हमारे यूनियन होम मिनिस्ट्री, द प्रेसिडेंट्स ऑफिस, द लॉ मिनिस्ट्री वगैरह सब करेंगे, और उसके ऊपर फिर उसको गौर से इस पर अमल किया जाएगा। तो प्रतिबंध है, सरकार जो है वो उच्चतम न्यायालय से आगे नहीं जा सकती। उच्चतम न्यायालय के फैसलों का एहतराम करते हुए आगे से जो वर्किंग में चेंजेस लाने होंगे वो लाए जाएंगे। और माजिद मेमन साहब, यहां अब क्या कोई और ऑप्शन बचता है भुल्लर के पास, या अब ये यहां आकर सारे रास्ते बंद हो जाते हैं? देखिए, अब ये तो फैसला क्या है, इसमें जजेस ने क्या लिखा है, ये पढ़ने के बाद हो सकता है कि एक नैरो विंडो उनके लिए दोबारा राष्ट्रपति के दरवाजे को खटखटाने की हो, मगर उसके बारे में मैं जब तक फैसला न पढ़ूं एक सही बात नहीं कह सकता हूं। माजिद मेमन साहब, एक बड़ा वर्ग जो, एक बड़ा तबका जो है वो लगातार ये बात करता आया कि जो फांसी की सजा है वो बदलकर उम्र कैद कर ली जाए। वो जो तर्क है, उन लोगों का तर्क जो है किस बिना पर वो दे रहे हैं, और उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? नहीं, ये मैं तो देखिए, ये बहुत बड़ा बहस का मुद्दा है। एवोल्यूशनिस्ट का ये कहना है कि सजाए मौत देने का अधिकार किसी को नहीं होता, माइटी गवर्नमेंट ऑल्सो कैन नॉट डू दैट। अब वो तो बहुत डिटेल में उसके अंदर जाना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं देश में जो चाहते हैं कि सजाए मौत हमारी कानून की किताबों से निकाल दिया जाए, और आज हम एक प्रोग्रेसिव स्टेट के तौर पर पनिशमेंट की थ्योरी रिफॉर्मेटिव जो है वो सब्सटेंशियली उसी पे वो फॉलो किया जाए। माजिद मेमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया IBN 7 से बात करने के लिए। हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज गुप्ता भी इस वक्त न्यूज रूम से हमारे से जुड़े। नीरज, जिस तरफ बिट्टा इशारा कर रहे थे, यानी पॉलिटिक्स का शिकार हुआ ये पूरा का पूरा मामला, फाइलें जो हैं इधर से उधर घूमती रहीं, सीधे सीधे उन्होंने नाम भी कुछ एक ले दिए और कहा कि मेरी पार्टी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, ये तर्क देते हुए नजर आ रहे थे अभी बिट्टा। बिल्कुल पंकज, सिर्फ ये मामला राजनीति का शिकार नहीं हुआ है, बल्कि हर मामला राजनीति का शिकार होता है। अभी फिलहाल अदालत का फैसला आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने एक प्रतिक्रिया दी है और अदालत के फैसले का स्वागत किया है। हम कोशिश कर रहे हैं बीजेपी से और खासतौर पर अकाली दल से इस बारे में रिएक्शन लेने का। वो क्या कहते हैं? वो बीजेपी जो अफजल गुरु के मामले पर लगातार केंद्र सरकार को और कांग्रेस पार्टी को घेरती थी, वो अपने पंजाब के सियासी दिलचस्पियां देखते हुए हमेशा रजवाना के मामले में या फिर भुल्लर के मामले में चुप्पी साध देती थी। अगर हम अकाली दल की बात करें कि जो बीजेपी का बहुत पुराना साथी है, वो तो इस मामले को लेकर अकाली दल के अध्यक्ष प्रकाश सिंह बादल तमाम पार्टियों से मिलते थे इस मामले में कि भुल्लर की फांसी को रोकने के लिए एक आम सहमति बनाई जाए। तो बीजेपी इस पर क्या कहती है, अकाली दल इस पर क्या कहते हैं, ये प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार करना होगा और फिर उसके आधार पर शायद ये बात लोग तय कर पाएंगे कि वाकई देश की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी या दूसरी और कई पार्टियों के लिए आतंकवाद हिफाजत का मुद्दा है या फिर सियासत का। जी। और मर्सी की जहां तक बात होती थी, जो याचिका भी डाली गई थी भुल्लर की तरफ से, उसकी पत्नी की तरफ से, उसमें कहा गया था कि मेंटल स्टेट का जिक्र हुआ था कि ऐसे में मौत मिलेगी या जिंदगी, फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद भी उसको भी किसी तरह का आधार नहीं माना है सुप्रीम कोर्ट ने, जो अभी सिंगल लाइन फैसला अभी तक आया है। बिल्कुल पंकज, देखिए अभी के फैसले के आधार पर हम एक मोटे तौर पर यह बात कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि दया याचिका में फैसला लेने पर हुई देरी किसी की फांसी रोकने का आधार नहीं बन सकती। जहां तक मानसिक रोगी होने का सवाल है, तो इस पर पहले से बहुत से फैसले हैं और कानून यह कहता है कि उन मामलों में कोर्ट जो है वो एक लीनियंट व्यू रखती है और फांसी जैसी सजा नहीं देती है। लेकिन ये इस फैसले की बारीकी में हमें देखना होगा कि इस मामले में कोर्ट ने क्या कहा है। क्या कोर्ट ने भुल्लर की पत्नी की उस याचिका को ही खारिज, उस दलील को ही खारिज कर दिया है जिसमें वो अपने पति को एक मानसिक रोगी बता रही हैं और उस आधार पर फांसी टालने की बात कह रही हैं। लेकिन एक बड़ी बात है, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि दया याचिकाओं पर फैसले लेने में हुई देरी किसी की फांसी रोकने का आधार नहीं बन सकती। जी बिल्कुल, आपके पास लौटूंगा इस वक्त। आइए सुनते हैं बिट्टा और क्या कुछ इस वक्त मीडिया के सामने कह रहे हैं। और देश के लिए मरना है और मैं भगवान के आगे प्रार्थना करता हूं, मेरी जब भी मौत आए, मेरी आतंकवादियों के बम खाते हुए आए, मैं शहीद कराऊं। इन गंदे राजनीतिक लोगों की अत्याचारों से
पॉलिटिकल टेररिज्म से मेरी मौत ना है। मैं आतंकवादियों का पीड़ित नहीं हूं, मैं अपनी पार्टी की लीडरशिप का पीड़ित हूं। मैं इनसे कुछ नहीं मांगता, मुझे कुछ बनाइए, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं शहीद परिवारों की मदद करने के लिए तैयार हूं। मैं एक ही भगवान से प्रार्थना करता हूं सुबह उठ करके, हे भगवान, हे हनुमान जी, गुरु गोविंद सिंह जी, मेरी मौत है इस भारत माता की आजादी की रक्षा के लिए। बम्बों और गोलियों से मौत देना, इन दलालों से मुझे मत मरवाना। ये रोज डेली मुझे मेरे घर में बैठ के मेंटली टॉर्चर करते हैं। ये नेता है मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा था, कांग्रेस पार्टी धोखेबाज है। मैं मुलायम सिंह यादव को कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी धोखेबाज नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने शहादत दी है, इंदिरा गांधी ने शहादत दी है, राजीव गांधी ने शहादत दी है, सरदार बेन सिंह ने शहादत दी है। इनके नेता धोखेबाज हैं, पहले चलाते हैं फिर आतंकवादियों के आगे इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। पंजाब हमने ठीक कर दिया, जीवन अपना गंवा लिया, जीवन अपना समाप्त कर दिया, आज हमें रास्ते में ले आए और अकेले छोड़ दिया। मैं एक ही बात कहूंगा, दुश्मनों के सितम का खौफ नहीं, अपनों की वफा से डरते हैं। और एक आखिर में फिर कहूंगा, ये जान हथेली पर रखकर कुछ कर दिखलाने आए हैं, है कफन का टुकड़ा जेबों में, कुछ कर दिखलाने आए हैं। वंदे मातरम, जय हिंद। राहुल गांधी से आप नहीं मिले, एक बारी जाके उनसे बात नहीं करी आप? देखो जी, बोनस की जिंदगी है, प्यार से को बुलाएगा। राजीव गांधी के लिए भी सिर कटवाया, कांग्रेस के लिए भी बार बार सिर कटवाया, उनके लिए भी कटवा लेंगे। पर ऐसा महसूस करूं कि मैं आजाद हिंदुस्तान नहीं, इस गुलाम धरती में हूं, मैं कहीं नहीं जाता। प्यार से बुलाए, सिर कटवा दूंगा। मुझे गुलामी पसंद नहीं। क्या आपको लगता है गांधी परिवार को बरगलाया गया कांग्रेस के नेताओं के द्वारा? गांधी परिवार का कोई कसूर नहीं। कसूर नहीं, क्या उनको बरगलाया गया? अरे नीचे के अहमद पटेल जी है ना, मिलना हो तो 2 साल पहले उनको मिलने में लगेगा। इससे तो राजीव शुक्ला अच्छा है, राजीव शुक्ला अच्छा है। अच्छी तरह बात तो है इनमें कोई और नेता, वो पुरानी लीडरशिप खत्म कर दी। अब कल के नए नए लड़के, इनको जाके मैं कहूं मिलना चाहता हूं, नए नए लड़के, कुर्बानी दी है, जीवन दिया है, मैंने क्या लेना इनसे? अभी भी कांग्रेसी हूं, कांग्रेसी रहूंगा, पर आखिरी दम तक आतंकवाद के खिलाफ लड़ता रहूंगा, राजीव गांधी के खाते ना। मैं बताऊं, सबने राजनीति की, मैं इस सुरक्षा की, कपिल सिब्बल की बात को लेकर धक्के खाता रहा, मीडिया के अंदर भी धक्के खाता रहा ना। मेरा मीडिया ने साथ दिया, बुरा ना मनाना। बड़े बड़े टीवी में दिखाए जा रहे फलाने में स्टोरी, इसको नहीं दिखाया गया, बुरा ना मनाना। मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, मुझे अकेला छोड़ दिया मेरी पार्टी की लीडरशिप ने, अकेला। आप विक्टिम के परिवार वालों के लगातार फोन आते होंगे, आज आपको लगता है कि उनके साथ आप उनके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, कोई कर उतारा? वाकई आपने सही कहा, यह लड़ाई मेरी नहीं थी। मैं तो मर चुका, बोनस का हूं, आज नहीं तो कल मरना है। मैं फैसला कर लेता, मैं उनकी लाशों को बेच देता, मैं उनकी शहादत को बेच देता और पार्टी को कहता मुझे ये गवर्नर बना दो, मुझे ये पद दे दो। मैंने एक ही बात कही अंबिका सोनी को, मेरी बात कोई नहीं। जो मेरे साथ जवान शहीद हुए, जो मेरे साथ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता शहीद हुए, मैं उनकी शहादतों के साथ अपमान नहीं करूंगा। आज उनको खुशी होगी, मैंने उनकी लड़ाई लड़ी, अपनी लड़ाई नहीं लड़ी। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आपने कांग्रेस के लिए काफी कुछ किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी से जिस तरह से आपको जो है रिटर्न मिलना चाहिए था, नहीं मिला आज तक, उस बात का मलाल है? नहीं, मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ किया या नहीं किया, मैंने कोई एहसान नहीं किया। मैं जो भी किया, कांग्रेस पार्टी ने देश को आजादी लेके दी, इंदिरा गांधी जी ने शहादत दी, राजीव जी ने शहादत दी, मेरे लीडर थे, आज भी उनकी रूह के साथ हैं हम। तो ये मेरा कर्तव्य था, मेरा कोई एहसान नहीं है कि मैंने कांग्रेस के लिए किया, मैंने कोई एहसान नहीं किया। कांग्रेस ने इस देश के ऊपर एहसान किया है, इसका मुझे कोई मलाल नहीं है। कांग्रेस मेरी मां है। लेकिन कांग्रेस में वही जो लीडर है जिनका आप नाम कोई, अरे लीडर जो है, लीडरों की बात करें, कांग्रेस तो मेरी मां है। भुल्लर को फांसी की सजा बरकरार रखने के बाद अब आगे आप क्या देखते हैं, क्या आपकी चाहते हैं और क्या उम्मीदें हैं? मेरी अगली जो उम्मीद है, राजीव गांधी के कातलों को फांसी के फंदे तक पहुंचाना मेरी अगली उम्मीद है। जिन्होंने मेरी सुरक्षा को विड्रा किया था, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के अधिकारी, होम मिनिस्ट्री के अधिकारी, चाहे वो रिटायर हो चुके, और मेरी पार्टी के लीडरशिप किनके कहने पे 15 दिन में सुरक्षा दी, आज ब्लास्ट हुआ, 1 दिन पहले हटा ली गई, उसका कौन जिम्मेदार है?
अगर ये ब्लास्ट 15 मिनट पहले होता 500 लोग मारे जाते। अगर 500 लोग मारे जाते तो उसका जिम्मेदार कौन होता? राजीव गांधी के कातिल और उनकी सुरक्षा विड्रा करने वाले और मेरी सुरक्षा विड्रा करने वाले अधिकारी और पॉलिटिशियन, उनके नकाब को नंगा करना है आपके थ्रू। आप मदद करेंगे, मैं कर पाऊंगा, नहीं करेंगे, जैसे आगे मेरा जीवन बीत गया, 18 साल बीत गए, ये भी बीत जाएंगे। मैंने तो कोर्ट में अर्जी दे दी थी कि मुझे बोनस की जिंदगी है, मुझे इच्छा मृत्यु दे दो। मैं इन दरिंदों से सुरक्षा के लिए हाथ नहीं जोड़ना चाहता। जब मेरी एनएचसी वापस की, मुझे इच्छा मृत्यु दे दो और मेरे बचे हुए शरीर के अंग जिंदा के जख्मी फौजियों को और गरीबों को दे दो। दान नहीं, दान कहना भी अपमान है, वो मेरे अंग दे दो। मैं इन दरिंदों से जो लालू प्रसाद यादव को सुरक्षा देते हैं, जो यूपी के क्रिमिनल को सेंटर की सीआईएसएफ देते हैं, मैं इन दरिंदों के आगे हाथ नहीं बार बार जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं मरूंगा दोबारा बम्बों से तो मेरे साथ कई हजारों जवान जाएंगे, कई हजारों बेगुनाह लोग जाएंगे। इसलिए मुझे मेरा अकेला जीवन मैं देता हूं समाज के लोगों को, मेरे अंग निकाल के गरीबों को और जख्मी सैनिकों को दे दो। लेकिन परिवार की बदल गई है क्या? 93 से लेके अब तक आपको लगता है कि कांग्रेस अब वो कांग्रेस नहीं है, ऐसा लगता है आपको? अरे पहली कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी के कांग्रेस पार्टी, इंदिरा जी की कांग्रेस पार्टी, जवाहरलाल नेहरू लाल बहादुर शास्त्री की कांग्रेस पार्टी। आप सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी? अरे मेरी बात सुनिए ना, उस वक्त जब मैंने कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाया था, व्हाइट निक्कर व्हाइट शर्ट के साथ जब घर से निकलते थे तो नारा देते थे, भारत एक धर्म अनेक, भारत मां के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। वो नारा देते देते आतंकवाद से लड़ाई लड़ी, बम खाते रहे, गोलियां खाते रहे, वो नारा देते रहे, भगत सिंह का सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज वंदे मातरम का नारा लगा दो, भारत माता की जय कर दो, कहेंगे ये तो आरएसएस का कार्यकर्ता है। अरे वंदे मातरम, मैं कोई मेरे से बात करे वंदे मातरम, मैं खुश हो जाता हूं। अगला आज यहां नारा लगाएं भारत माता की जय, कहेंगे ये तो आरएसएस बीजेपी का कार्यकर्ता है। तो ये कांग्रेस में तो फर्क है, पर मैं वो अकेला कांग्रेसी हूं। इन्होंने कुर्सी सत्ता से दोस्ती कर ली, मैंने राजीव जी इंदिरा जी के असूलों को चलते हुए मैंने मौत से दोस्ती कर ली। आतंकवाद के खिलाफ लड़ना, ये 2 लड़ाइयां हैं। मैं अकेला हूं, ये कुर्सी सत्ता के बंजारे हैं, मैं मौत का बंजारा हूं। ये दोनों में फर्क। तो मतलब आपका कहना है कि आप जो है राजीव जी और इंदिरा जी के रास्ते पर चलते हुए आपने मौत से दोस्ती कर ली, जैसा कि आपका कहना है, तो आप वहां पर अकेले हो गए और बाकी सब लोग एक तरफ हो गए? अरे आज से नहीं भैया, जब से बम ब्लास्ट हुआ 18 साल हो गए मुझे अकेले को। कभी मदद की आपकी लीडर से? ना देखो जी, मेरे जिंदगी के असूल है। मैंने विज्ञान भवन में बेतहा फंक्शन किए हिंदुस्तान में। मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को अपने मंच पे कभी नहीं बुलाया, किसी पार्टी का हो। मैं सोशल काम करता हूं, कांग्रेसी हूं और कांग्रेसी आखिरी दम तक रहूंगा। कुर्सी सत्ता का इनकी तरह बंजारा नहीं हूं, भूखा नहीं हूं, कांग्रेसी हूं। और सुनिए, इनके कारण कांग्रेसी नहीं हूं। मैं 14 साल की उम्र में कांग्रेसी आया हुआ। ये तो जितने भी बड़े बैठे हैं ये तो मेरे बहुत बात के हैं। इनके 20 साल कैसे गुजरे? परिवार कैसे रहा 20 साल? क्या चीजें रही परिवार में? क्या बोलते रहे परिवार को? अरे परिवार, जब परिवार कहता है, बच्चे कहते पापा तुम्हारे साथ जाना है, पत्नी कहती तुम्हारे साथ जाना है, पिता कहता तुम्हारे साथ जाना है, माता कहती साथ जाना है। उनको क्या कहूं, मेरे साथ मत बैठो। ट्रका देता था 18 साल 20 साल ट्रकाता रहा। मैं कहा मैं तो मरूंगा बम्बों से, ये भी चले जाएंगे, पत्नी साथ जाएगी, पत्नी भी जाएगी, मैं भी जाऊंगा, बच्चों को कौन देखेगा? क्या कभी इन्होंने सोचा? क्या कांग्रेस की हाईकमान ने इसको सोचा? सब कुछ चिट्ठी लिख के भेजी कि मेरे भी बच्चे हैं, मेरा भी परिवार है, पर मैं आपके सामने कभी दुखड़ा रोया नहीं। आपने मुझे साथ दिया, मैंने दुखड़ा रोया। तो मैं आपको ये कह दूं, ये भारत आजाद नहीं है, ये भारत राजनीतिक गुलामी में जूझ रहा है। साइलेंट इमरजेंसी है हिंदुस्तान के अंदर, यहां इमरजेंसी है, बोलने वाले का सिर काट दिया जाता है। एक इमरजेंसी वो, ये खतरनाक इमरजेंसी। आप क्या मानते हैं कि आप लगातार जिस तरीके से कांग्रेस के खिलाफ जो है इन नेताओं के खासतौर पर जिनका आपने नाम लिए, जिन नेताओं के आपने नाम लिए उनके खिलाफ बोलते रहे, उसका खामियाजा आपको उठाना पड़ा? अरे मेरी एनएचसी विड्रा हुई ना 1.5 साल पहले। मेरी एनएचसी विड्रा क्योंकि यहाँ एक घर में 2 एनएचसी दी जाती है। लालू प्रसाद यादव को एनएचसी दी जाती है, सीआईएसएफ अभी कई क्रिमिनल को यूपी के अंदर दे दी गई, Z+ सुरक्षा दे दी गई। मेरी क्यों हटाई गई? मैंने इच्छा मृत्यु मांगी, मुझे दे दो, मैं आपके तरले नहीं मारूंगा, सुरक्षा आपके पास रहेगी।
अब आगे आप कोई और विकल्प देख रहे हैं? आप कह रहे हैं राजनीतिक गुलामी है और इमरजेंसी, आपको लगता है कि एक तीसरा कोई रास्ता आप ना आंदोलनों से कुछ होने वाला है। आंदोलनों का वक्त मिला था अन्ना हजारे को, वो भी मौत से भाग गया। हमने भी मौत से दोस्ती है, रोज मरते हैं, कब मर जाए। मौका मिला था स्वामी रामदेव को, मौत से भाग गया, कुर्सी सदा की तरफ चले गए। कोई आंदोलन रास्ता नहीं है, हम अकेले लड़ाई लड़ेंगे आपके सहयोग के साथ। बेटा साहब, आप ये मानते हैं कि आज का जो फैसला है वो हालांकि जो है आपकी केस के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन बहुत सारी और ऐसी पेंडिंग याचिकाएं थी जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एक मिसाल कायम होगा उन सभी केसेस के लिए जो इस तरह से ये कह रहे थे कि देरी हुई है और अब जो फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील। मैं एक बात कहूं जी, सबसे बढ़िया तरीका है एंटी टेररिस्ट मिलिट्री कोर्ट का गठन कर दो।